incentives. The fourth one, reward and recognition. The fourth one, reward and recognition. Okay? बेनिफिट्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, आपने अपने नोट्स में लिखा भी होगा कि बेनिफिट्स इज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बोथ. When you are provided something by the organization free of cost, that will be non-monetary benefit. But when you are given some benefit at concessional rates, बहुत थोड़े से पैसे आपसे लिए जाते हैं. For example, group insurance. जब भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इंश्योरेंस कराती है अपने मेंबर्स का, then उसका बहुत मिनिमल चार्ज आपसे लिया जाता है and the rest of money is paid by the employer. Okay? About incentive is always performance based. Whenever you talk of incentive, it will always be performance based. Unlike benefit, jahan you are given benefit because you are a part of the organization. It's like a welfare thing for the employees. Okay? आप बहुत सारे ऑफर लेटर में देखेंगे, जब ऑफर लेटर में सैलरी स्ट्रक्चर दिया रहेगा, सैलरी जो आपको पैसा मिलेगा वो स्प्लिट करके दिया रहेगा 70 30 60 40. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 70% will be your fixed salary, but for the rest 30% your performance needs to be up to the mark. You have to achieve the target. Okay? This kind of salary structure you will generally find जहां target based work होता है. Selling of insurance, selling of commodities, sales में, marketing में generally आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा. आपने कितना टारगेट फुलफिल किया. अंडरस्टूड? yes. नॉर्मली भी इस तरीके से पैकेज नो टॉकिंग नॉर्मली भी ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है 3.65 लाख पर एनम, और ब्रैकेट में ये दिया रहेगा 2.8 प्लस 0.8. इसका क्या मतलब हुआ? अभी समझाएगा, बताओ. 2.8 आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 0.8 के लिए आपको ये इंसेंटिव बेस्ड सैलरी हो जाएगी, यानी 80,000 आपकी इंसेंटिव बेस्ड सैलरी हो जाएगी. समझ में आया इंसेंटिव का मतलब? ओके. नाउ वी कम टू द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ compensation, which is reward and recognition. To understand this concept better, आप एक थ्योरी रिवाइज कीजिए. आप पढ़े होंगे तो थ्योरी याद होगी. जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन. कौन सी थ्योरी है? बताइए नीचे क्या आता है सबसे? Next. Social need is belongingness need. Next. Self-esteem need. Next. Which are the lower order needs? These three are the lower order needs. These two are the higher order needs. ये किस चीज की थ्योरी है? Regarding what? Human needs. नीड की तो बेस नीड बेस्ड थ्योरी है ये, लेकिन ये किस इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए दी गई थी ये थ्योरी? मोटिवेशन के लिए दी गई थी ना. This theory is the most basic theory of motivation. आप कहीं पे भी कोई एग्जाम देंगे, HR रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उसमें मोटिवेशन से क्वेश्चन रहता ही रहता है.
और मोटिवेशन से क्वेश्चन रहेगा तो मैस्लो की थ्योरी से क्वेश्चन रहता ही रहता है. दिस इज द पेरेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. बाकी जितनी थ्योरीज निकली उसके बाद भी पढ़ा होगा. मोटिवेशन पढ़ा है, पियाजे थ्योरी पढ़ी होगी, डेविड मैक्लेलन की 3 नीड्स थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं, मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, विक्टर ब्रूम की थ्योरी पढ़ी होगी, लेकिन ये पढ़ा होगा. Why this is called the parent theory of motivation? क्योंकि एक तो ये सबसे पहले आई, बाकी जो भी थ्योरीज आई वो इसका एक एक्सटेंशन थी, उसमें कुछ सुधार किया गया, कुछ अपना व्यू पॉइंट दिया गया. बट talking about this theory, Abraham Maslow said that we are all motivated by some needs. हमारी कुछ जरूरत है, उसकी वजह से हम मोटिवेटेड फील करते हैं. We are motivated to fulfill our needs. Or the reason why he drew this in a triangle or in a pyramid shape was because he believed that this need is the most need that a human has. Dimension देख रहे हैं, सबसे चौड़ा यही है. तो उसके बाद ये नीड शिफ्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और नीड कम होती है, और ये दोनों तक तो बहुत सारे लोग पहुंच भी नहीं पाते. इस पे तो पहुंच भी जाते हैं, इसके ऊपर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए. This is the extended level of need of any human being. और इसको वर्क प्लेस के हिसाब से आप समझेंगे. Although ये थ्योरी आपके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट है. Kurt Lewin का एक स्टेटमेंट है, there is nothing more practical than a good theory. हम कहते हैं ना किताबी बातें, पर किताबी बातें कैसे किताब में आई? रिसर्च करके आई ना, कि ऐसा होता है इसलिए वो थ्योरी बनी, राइट? मैस्लो ने क्या कहा, क्विक रिवीजन करिए. फिजियोलॉजिकल नीड, आपकी बेसिक नीड. आप जब काम पे जाते हैं अभी, तो क्या ये सोचते हैं कि मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है? आप ये सोचेंगे कि पहले आपकी सैलरी मिले, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो. और ये थ्योरी जिस वक्त दिया गया था वो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह का समय था. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रेफरेंस में हम इस चीज को समझेंगे, नॉट इवन एम्प्लॉइज. आप जब काम करेंगे तो आप मॉडर्न एम्प्लॉय कहलाएंगे, लेकिन उस वक्त ये वर्कर के सेंस में समझी गई थी, प्रोपाउंड की गई थी ये थ्योरी. एक वर्कर जिसको खाने पीने को कुछ नहीं है, आजीविका का कोई साधन नहीं है, देयर इज नो मींस ऑफ लाइवलीहुड, व्हाट इज द फर्स्ट नीड दैट ही हैज फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल हिज बेसिक नीड? बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? फूड, वाटर, एयर, shelter, water to drink, air to breathe, the physical needs of human. ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं. अब आप बताइए कि जिस वर्कर को खाने पीने को कुछ नहीं है, उसके खाने का ही ठिकाना नहीं है, विल ही थिंक अबाउट कि हमको वर्क प्लेस पे सेफ्टी है कि नहीं है? आपने देखा है कितने डेंजरस कामों में भी लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, हर दिन का रिस्क है, बट दे आर एम्प्लॉयड क्योंकि उनकी नीचे की नीड पूरी नहीं हुई है. Once we are done with this kind of need and all of this is fulfilled, we then move towards safety and security needs. Safety security needs का क्या मतलब होता है? Job security और एक तो जॉब सिक्योरिटी. अगर आप किसी इस तरीके की जॉब में हैं जिसमें आपको हर दिन का ये खतरा है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, किसी भी वक्त आपको बाहर किया जा सकता है, यू विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क. आप उसमें अपना बिलोंगिंगनेस नहीं दीजिएगा, आपको उसमें बिलोंग फील नहीं होगा कि मैं पूरे मोटिवेशन से काम करूं. हर वक्त ही इनसिक्योरिटी फील होगी कि निकाल दिया जा सकता है, राइट? ये सेफ्टी और सिक्योरिटी एक और सेंस में देखा जाता है. जिस वक्त ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई उस वक्त इंडस्ट्रियल जो सिनेरियो था उसमें ये था कि मशीन्स में काम होता था, फैक्ट्रीज में काम होता था, एक्सीडेंट्स बहुत होते थे. देयर वर लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स एवरी नाउ एंड देन. वर्कर है, हाथ कट गया, पैर कट गया, बाहर कर दिया.
अब जाके सोशल सिक्योरिटी आई ना, अब जाके आप कॉम्पेंसेशन पढ़ते हैं ना, लेकिन ये थ्योरी बहुत पुरानी है। तो एक्सीडेंट प्रोन एनवायरनमेंट में काम करने में आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, डर लगेगा हमेशा काम करने में, मैं आज जा रहा हूँ लौटूंगा कि नहीं, आई डोंट नो। और अगर मुझे कुछ हो जाता है, इवन इफ आई डू नॉट डाई एंड आई गेट डिसेबल, तो मेरे फैमिली का मेरे पीछे क्या होगा? In the back of the mind, you're always demotivated regarding this. So, Abraham Maslow said that physiological needs पूरी होने के बाद we move on to safety and security needs, and once we are done with this kind of need, we move on to our social needs. For you people to understand that society is also a need is little difficult at this point, क्योंकि you have to be very disciplined. आपका जो टाइम है आपको उसी समय आना है, जो टाइम लीव करना है उसी समय जाना है, आपकी जवाबदेही है, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी है, नो वन एल्स इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग। तो ऐसे डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रिंजेंट एनवायरनमेंट में काम करने से क्या होता है, यू फील द नीड ऑफ वर्क। सोशल नीड्स मींस टू बी अराउंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्लास में इतने लोग रहते हैं, सबसे बराबर फ्रेंडशिप नहीं होती है, वी हैव अ ग्रुप। And why we are so comfortable with some people and not with others? Because they have accepted the way we are, we have accepted the way they are. Right? This is what happens. Same is with family. There are days we don't feel good, we feel low. We call our mothers. ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. You're not happy. When you feel low, you want to go back to your family, children, your parents. Right? So, वैसे एनवायरनमेंट में when you're working, वर्कर्स जब काम करते थे उस वक्त, तो बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर था, इट वाज अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन, दे वांटेड देयर सोशल नीड्स टू बी फुलफिल्ड, दे वांटेड सम टाइम ऑफ फॉर देयर फैमिली, दे वांटेड सम टाइम ऑफ फॉर देयर फ्रेंड्स। जब आप काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वो भी एक फैमिली बन जाती है ना। ये तीनों तो हो गया लोअर ऑर्डर नीड्स। अब आइए व्हाई आई to make you understand rewards and recognition, why I taught you this theory. Next is the higher order need. Self-esteem means self-respect. After a time, अच्छा हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी है? हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में क्विकली रिवाइज करो, थोड़ा ये बताना जरूरी है। One was hygiene factors, and the other was motivators. Hygiene factors कौन से factors होते हैं? Which factors are hygiene factors? इसका absence dissatisfaction create करता है। Say for example, you come to this class, आप इस क्लास में primarily पढ़ने, no talking, आप इस क्लास में primarily पढ़ने के लिए आते हैं, फैकल्टीज पढ़ाने के लिए आते हैं, यही प्राइमरी काम है क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट है। You come here for class and we come here to deliver lecture. लेकिन सब ठीक है, पर अगर इस क्लास में एसी ना हो, लाइट ना हो, नहीं हो, फैन भी ना हो और प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, क्या ये क्लास इजीली डिलीवर हो सकती है? नहीं। और क्या एसी रहने से आपको ज्यादा समझ में आता है? नहीं आता है ना, समझ में तो उतना ही आएगा। लेकिन अगर एसी नहीं रहेगा तो ये क्लास कॉम्पैक्ट है, एक आध क्लास आप किसी तरह कर भी लेंगे, तो पूरा दिन बैठ के जितना आपका शेड्यूल है उतना क्लास आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ह्यूमिड हो जाएगा और बहुत परेशानी होगी क्लास करने। तो अगर इन वर्किंग कंडीशंस के नहीं रहने से आपको डिससैटिस्फैक्शन कॉज होगा, पर रहने से ज्यादा समझ में आ जाएगा या ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यही होता है हाइजीन फैक्टर्स। This is what is called the hygiene factors. That the presence of those factors is important. Their absence will cause dissatisfaction, but the presence will not cause motivation. This is yet another very relevant theory. Or surprisingly, salary
हाइजीन फैक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ? ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हैं तो आप पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ टाइम पैसा मोटिवेट करना बंद कर देता है। मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर। इस थ्योरी के कहने का मतलब ये है, तब हमको क्या चाहिए होता है, तब क्या मोटिवेट करेगा अगर पैसा मोटिवेट नहीं करेगा? आपका कोई दोस्त है और आप हैं, दोनों एक साथ ज्वाइन किए, उसके करियर में ग्रोथ पे ग्रोथ हुआ जा रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है, उसको नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो ग्रो कर रहा है, नया स्किल सीख रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और आपको बोला जा रहा है कि हर दिन आपका पैसा बढ़ाएंगे, हम हर साल आपको बहुत हैंडसम सैलरी मिलेगी। आप दोनों में क्या करेंगे? लेकिन आप जहां ज्वाइन किए वहीं रिटायर करेंगे, आप ये चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नीड है टू ग्रो, टू अचीव, टू बी रिकग्नाइज्ड। अच्छा लगता है ना जब हमारे काम के लिए कोई अप्रिशिएट करता है। लॉयर विद अ टफ केस, he'll feel good, he'll feel recognized, अच्छा ऐसा ऐसा केस जीत गया वो। If I am a lecturer, I'll feel good if somebody says कि हाँ मैम अच्छा पढ़ाती हैं, and on the contrary अगर ऐसे कोई रिप्रिमांड करता है कि नहीं पढ़ाती हैं अच्छा, तो बुरा लगता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हाँ मैम अच्छा पढ़ाती है, तो आई फील गुड ना, आई फील मोटिवेटेड कि अच्छा और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छा लग रहा है। यही होता है तुमको हम क्लास के बाहर निकाल देंगे, बदमाशी नहीं करो। यही होता है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स में कौन सा फैक्टर आता था हर्सबर्ग में? रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस कॉम्पेंसेशन में, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब क्या? तुम्हारे करियर में एडवांसमेंट। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर सिर्फ आपने सुना होगा बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि पैसा बहुत अच्छा देता है ऑर्गेनाइजेशन पर उसमें ग्रोथ नहीं है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया डिससैटिस्फाइड होके। क्यों? पैसा तो मिल रहा है। बिकॉज मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर। और इंसान की हायर ऑर्डर नीड होती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मीन्स कमिंग। सेल्फ एस्टीम का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब आप अगर कुछ कर रहे हैं वर्क प्लेस में, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज फील गुड एंड मोटिवेटेड अगर आपको रिकॉग्नाइज करे, रिवॉर्ड करे। इनमें बहुत पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन किसी अच्छे कॉम्पेंसेशन पैकेज में, किसी अच्छे कॉम्पेंसेशन पैकेज में, किसी अच्छी कंपनी की एचआर पॉलिसी में रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, व्हाई आई टोल्ड यू दिस थ्योरी इज, आप देखिए कि ये हायर ऑर्डर नीड में आता है ना। इसमें एडवांसमेंट था, रिकग्निशन था, रिवॉर्ड था, है ना। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन इज अ हायर ऑर्डर नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये समझ में आया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, रिवॉर्ड और रिकग्निशन में कुछ फर्क होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिफरेंस? Although we use this word interchangeably, but it is not. I came to this class and I said कि इस स्टूडेंट का इंटरनल का पेपर चेक किया, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, I'll give you 5 marks extra. समझ में आया? सेकंड केस में I came to this class and I said इस स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, very beautiful handwriting, it was such a pleasure reading your answer sheet, sit down. दोनों में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? जिसका मॉनेटरी वैल्यू असेस किया जा सकता है वो होता है रिवॉर्ड, और जिसका मॉनेटरी वैल्यू असेस नहीं कर सकते हैं हम, दैट इज नोन एज रिकग्निशन। फॉर एग्जांपल, कंपनीज के अच्छे एचआर पॉलिसी में, कॉम्पेंसेशन पॉलिसी में ये सब आता है
कि कोई एम्प्लॉय है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको रिवॉर्ड करती है ताकि वो और मोटिवेट हो, वो मोटिवेटेड फील करे। बहुत अच्छा फील होता है कि अगर हमें कोई रिवॉर्ड करता है हमारे अच्छे कामों के लिए। अब रिवॉर्ड में बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकता है, जैसे सब कंपनी का अपना अपना होता है, दे हैव डिफरेंट पॉलिसीज लाइक गिफ्ट्स, पीपल आर गिवन गिफ्ट्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी ने अच्छी प्रॉफिट कमाई, नाउ वी वांट टू शेयर इट विद, ओके। एंड रिकग्निशन क्या हुआ, जैसे आप एक टीम में काम करते हैं, यू वर्किंग इन अ टीम एंड देयर आर सो मेनी मेंबर्स इन अ टीम। आपकी जो टीम है, मान लीजिए 10 लोगों की आपकी टीम है, एंड यू आर हैविंग अ मीटिंग विद द मैनेजर। मैनेजर ने स्पॉन्टेनियसली अचानक ये बोला, दिस पर्सन हैज बीन very well, this person has been performing very well and consistently through and through the project work. He has completed his work before the deadline. He has been very regular all throughout the project. He's not taken leave. He was so sincere. He has dedicated. The company is proud of employees like this. ये क्या हुआ? Recognition. That's recognize किया ना, right? Recognition ऐसे भी दिया जाता है, जैसे आप टीम में हैं, कुछ इतना अच्छा कर लिया आपने कि आपको एक अलग से क्यूबिकल मिल गया, एक कैबिन मिल गया, डोंट यू फील रिकॉग्नाइज्ड? आपको लगेगा ना आप उनसे अलग हैं, राइट? यू फील रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए, सपोज करिए कि इस कॉलेज की एक पॉलिसी है कि जो लोग टॉप करते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, उनको मेडल दिया जाता है। तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज होगी ना कि मैं भी टॉप करूंगा या करूंगी तो मुझे भी मेडल मिलेगा। Somewhere deep down inside you have this in mind, since this comes in the policy of the organization, I may or may not get it depending upon my performance. लेकिन जैसे हैंडराइटिंग के बारे में बोला, तो वो ना तो मैनेजर के लिए, यानी यहाँ फैकल्टी और स्टूडेंट का रिलेशन समझिए, ना तो फैकल्टी के लिए ये प्लान था, ना तो उस लड़की के लिए प्लान था कि उसकी तारीफ हुई। अभी ऐसा तो होता नहीं है कि मैनेजर ऐसे बोलता है कि हेलो आप ट्यूसडे को आप मेरे कैबिन में आइएगा, मैं आपकी तारीफ करूंगा। नो, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है ना। या फिर ऐसे ऐसे भी नहीं होता है कि हम एक जूम पे मीटिंग, अभी सब कुछ मीटिंग ऐसे चल रही है, सब ऑनलाइन, जूम पे मीटिंग होगी और इस आदमी की तारीफ करनी है, सबको बता दिया आज इसकी तारीफ होगी। नो, नॉट लाइक दैट। कहने का मतलब रिकग्निशन स्पॉन्टेनियस होता है, जनरली अनएक्सपेक्टेड होता है, बट रिवॉर्ड इज समथिंग एक्सपेक्टेड। अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है, वी कैन असेस द वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट, ये इसकी कीमत क्या हो सकती है। पर आपकी तारीफ हुई, कितनी तारीफ हुई ये कोई बता सकता है? नहीं। और आपको कितना अच्छा फील हुआ या कितना अच्छा फील नहीं हुआ ये भी कोई नहीं बता सकता है। Which means कि recognition has more psychological and emotional impact on the employee. Emotional bond होता है employees के साथ, क्योंकि ये all of a sudden होता है, you feel so good, you feel so elated, मेरी तारीफ हुई, मुझे अलग से मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए। ओके, now you tell me one thing, मैंने आपको पहले ही बताया कि reward is monetary. If I come to this class and I said to that girl, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, इस लड़की को बोला, इसके अलावा सच सच बताना, डोंट मेक अप योर आंसर्स, लाइक थिंक लाइक अ ह्यूमन। एचआर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वेरियस ह्यूमन डायमेंशंस। लोग खुश होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, लोग डिप्रेस होते हैं, लोग जगते हैं, इन सबको एचआर पॉलिसी में समझा जाता है ना। रिसर्च, जो थ्योरी रिसर्च होती है वो फेक नहीं होती है, वो एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च होती है, इसीलिए पढ़ाई जाती है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर
मैनेजर को जानना बहुत जरूरी होता है। तो व्हाट आई वाज आस्किंग कि इस लड़की को बोला 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, इंटरनल मार्क्स कितने दिया, बाकियों को क्या फील होना चाहिए बताइए, क्या होगा इंडिविजुअली बताओ। हाँ तुम बोलो। ये कह रहा है कि वो सोचेंगे कि मैं भी सोचूंगा कि मैं भी अच्छा लिखूंगा। यू टेल मी, तुमको क्या फील होगा? अच्छा, किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? बोलो। मुझे क्यों नहीं मिला? आप जलेंगे नहीं, इतना डिसेंट आंसर तुरंत जलन होगी 5 मार्क्स के लिए। कि ऐसा भी क्या राइटिंग में? तब आपको जेलसी होगी, तब आपको जेलसी होगी। अभी आप यू थिंकिंग लाइक अ स्टूडेंट, थोड़ा हंसी मजाक में हो गई ये बात, लेकिन हाँ नहीं, ये होता है। आप एक टीम में काम करेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगा। आप सेम काम कर रहे हैं, 2 साल आपने भी दिया उस प्रोजेक्ट में, 2 साल हमने भी दिया उस प्रोजेक्ट में, और लास्ट में उसको रिवॉर्ड की तरह अगर 4 लाख रुपए मिल गए तो इस मनी इज बहुत जलन होगी। कुछ नहीं पार्टी होता है वहां पर। वहां पे अगर प्रमोशन होगा तो तुम कभी अपने फ्रेंड के बारे में नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कॉम्पेंसेशन पॉलिसी में, कॉम्पेंसेशन पॉलिसी में ये बात बोली जाती है कि रिवॉर्ड को थोड़ा सा स्पैरिंगली यूज करना चाहिए, थोड़ा कम रिवॉर्ड यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका डीमोटिवेटिंग इफेक्ट अदर टीम मेंबर्स पे होता है। और कंपनी को सिर्फ एक बंदे से काम नहीं है, जब सब लोग काम करते हैं, सबकी एफिशिएंसी की फुल यूटिलाइजेशन होती है, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो कंपनी को तो सबके बारे में सोचना है, इसीलिए रिवॉर्ड्स को थोड़ा स्पैरिंगली यूज किया जाना चाहिए और रिकग्निशन ज्यादा यूज किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज बोथ कॉस्टलेस एंड वर्थवाइल, इंपॉर्टेंट भी है और कॉस्टलेस भी है, कोई खर्च नहीं होता है। Did this we complete rewards and recognition?